Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today I am going to discuss about the IR spectroscopy part 3 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे about the Hooke's law and selection rule for IR absorption कि किस तरह क्या सिलेक्शन रूल्स हैं कंपाउंड्स के लिए जो मालिक्यूल्स अब्जॉर्ब करते हैं IR रेडिएशंस को। सबसे पहले स्पेक्ट्रम इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज़ 7 स्पेक्ट्रम रीजन्स हैं एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। हम लोग आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं और आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंक्लूड होगा इंफ्रारेड रेज रीजन या आयर रीजन। ठीक है, आयर रीजन के आगे से 3 रीजन्स हैं, नियर आयर, मिड आयर एंड फार आयर रीजन। ठीक है, अब क्या है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन रीजन है ये प्रेजेंट है आफ्टर विजिबल लाइट रीजन या विजिबल रीजन एंड बिफोर माइक्रोवेव रीजन से पहले एंड विजिबल रीजन से बाद में प्रेजेंट है। इस साइड की बात करें तो इस साइड पे वेवलेंथ जोन सी है वो इंक्रीज़ करती है और इस साइड पे वेवलेंथ जोन सी है वो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अब जब वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है इस साइड पे तो इसका मतलब कि एनर्जी जोन सी है वो डिक्रीज़ करेगी बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसी वजह से हम कहेंगे कि जो यूवी रेज़ हैं वो मोर इंटेंस हैं एज़ कम्पेयर टू द आयर रेज़ जोन सी हैं वो लेस इंटेंस हैं बिकॉज इनकी एनर्जी कम है और इनकी वेवलेंथ जोन सी है वो ज़्यादा है देन विजिबल एंड यूवी रीजन से। इसलिए आयर रेज जो सी हैं ये हमारे रिमोट कंट्रोल्स में भी यूज़ होती हैं, ये लेस इंटेंस होती हैं। उसके अलावा आजकल मोबाइल्स आए हुए हैं, मोबाइल्स के अंदर आयरिस का एक होता है कि आयरिस जो सा है वो डिडक्ट करता है हमारे लॉक को और हमारा फिर मोबाइल खुल जाता है, उसके अंदर भी आयर रेज यूज़ होती हैं। यूवी नहीं यूज़ होती बिकॉज आयर रेज जो सी है वो लेस इंटेंस है, उनकी जो सा इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए आयर रेज जो सी है उसके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने पीछे बात की थी कि यूवी का जो रीजन है उसको हम लोग नैनोमीटर में कवर करते हैं, यानी कि उसका रीजन नैनोमीटर में बताते हैं, फॉर एग्जांपल 400 to 800 नैनोमीटर, और इसका रीजन यहाँ माइक्रोवेव में लेते हैं या पर सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेजर करना इसको ईजी है, अदरवाइज़ हम इसकी कन्वर्जन्स करके इसके रीजन को या इसके सेंटीमीटर की कन्वर्जन को, इस यूनिट को कन्वर्ट करवा के नैनोमीटर में भी लेके जा सकते हैं। मिड आयर रीजन को हम लोग मेन आयर रीजन भी कहते हैं और ये हम लोग जो सा है ज़्यादातर यूज़ करते हैं और यही रीजन जो सा है वो ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द नियर आयर रीजन एंड फार आयर रीजन। नेक्स्ट है फंडामेंटल वाइब्रेशंस इन आईआर। पीछे हम लोगों ने फंडामेंटल वाइब्रेशंस को डिस्कस किया इन डिटेल लास्ट लेक्चर में। 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है और एक हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन किस तरह है, फॉर एग्जांपल A stretching vibrations requires more energy and absorb the radiations of high frequency. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो सी हैं उनको रिक्वायर्ड होती है मोर एनर्जी स्ट्रेच करने के लिए एज़ कम्पेयर टू द बेंडिंग वाइब्रेशंस। फॉर एग्जांपल हेयर इज़ अ 1 बॉल एंड हेयर इज़ अ सेकेंड बॉल, इनके दरमियान एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो अब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू इसको बेंड करवाने के लिए। ठीक है, बेंडिंग फोर्स जो सी है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेचिंग फोर्स। और जब हम मालिक्यूल को या किसी भी जैसे कि ये जो बॉल की मैंने एग्जांपल्स दी हैं इनको हम स्ट्रेच करवाएंगे, एक दफ़ा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो सी है रिस्टोर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये थोड़ी देर तक स्प्रिंग जो सा हिलता ही रहेगा। आप लोग इसको घर में भी करके इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, बल्कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करो तो CH की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो ज़्यादा है और CH की जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो कम है। इसी वजह से कम है, उनकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसी वजह से क्योंकि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो सी है वो रिक्वायर्ड करती हैं मोर फ्रिक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू द बेंडिंग वाइब्रेशंस। Absorption due to stretching vibration of a double bond occur at high frequency than the similar absorption occur due to single bond.
फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे हम लोगों ने बात की थी एक सिंगल बॉन्ड की, CH बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी स्ट्रेचिंग जोन सी है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स बेंडिंग। और यही अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात करना शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड की एक तो लेंथ भी ज़्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ भी ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ उससे कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ जोन सी है सबसे ज़्यादा कम होती है। सबसे ज़्यादा शॉर्ट बॉन्ड जोन सा है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड जब सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स उसके जो दो कार्बन के एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप हो गई होती हैं, ठीक है। अब एक बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब जब बॉन्ड जगह चाहिए, और यही इसी तरह के जब 3 बॉन्ड होंगे तो ऑब्वियसली उनको स्ट्रेच करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जोन सा है वो होता शॉर्टर बॉन्ड है, बट इट इज़ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड अमंग द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अंदर जस्ट सिग्मा इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर सिग्मा एंड 1 पाई, और इसके अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसको स्ट्रेच करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड को हमें मोर एनर्जी जोन सी है वो रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज ये बहुत टाइटली जोन सा अपने 2 एटम्स को होल्ड किए हुए होता है और शॉर्टर होता है, और हमें मोर ज़्यादा इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड की एनर्जी जोन सी है या फ्रिक्वेंसी इसको स्ट्रेच करवाने के लिए सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है, और सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा कम है। CC की बॉन्ड लेंथ जोन सी बॉन्ड लेंथ नहीं, CC की फ्रिक्वेंसी जो इसको रिक्वायर्ड है स्ट्रेच करवाने के लिए 900 है, डबल बॉन्ड की जोन सी है 1640 है, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड की 2200 है। देन है आगे हुक्स लॉ। पीछे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जोन सी है बेस्ड करती है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के, जिसमें क्या था A इज़ इक्वल टू ECL, यानी कि जितनी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी सैम्पल के अंदर उतनी ही उसकी अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। इसी तरह जोन सा आयर रीजन है या आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेस्ड करती है हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को या एक कंपाउंड को हम लोग स्ट्रेच करवाते हैं या अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करवाते हैं तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होने के बाद थोड़ी देर तक वहाँ पे मूवमेंट करता रहता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है, कंपाउंड एटम है, ये सेकंड है, ये इसके दरमियान जोन सा है बॉन्ड है जो कि स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रेजेंट है, जब हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करवा देंगे तो ये क्या करेगा, एक या तो इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जोन सा है इंक्रीज़ करेगा, या तो इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जोन सा है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। या तो इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जोन सा है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, यानी कि जब हमने एक दफ़ा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करवा दिया तो उसके अंदर एक स्टोरिंग फोर्स जोन सी है वो पैदा हो गई, और उस स्टोरिंग फोर्स की वजह से वो कुछ देर तक खुद ही मूवमेंट करता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में होता है कि हम लोग ऑसिलेशन में होता है जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड की फिज़िक्स की बुक में पढ़ा होगा, एक पेंडुलम है वो इक्विलिब्रियम पे पड़ा हुआ है, और हम लोग जब उसको थोड़े से अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करवा देंगे तो वो टू एंड फ्रो मोशन में जोन सा है वो थोड़ी देर तक खुद ही मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरिंग फोर्स जोन सी है वो पैदा हो गई हुई है, ठीक है। और ये हुक्स लॉ भी इसी बेस पे वर्कआउट करता है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इज़ रिलेटेड, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किससे रिलेट करती है, मास ऑफ एटम से, एंड द फोर्स कांस्टेंट से ऑफ द बॉन्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप देखें, V इज इक्वल टू 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई K ओवर म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड मास कांस्टेंट, और K हमारे पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट जोन सा है ये फिक्स्ड होता है फॉर एवरी बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड का मोस्ट कांस्टेंट फिक्स होगा, से डबल बॉन्ड का फिक्स होगा, और ट्रिपल बॉन्ड का भी फोर्स कांस्टेंट फिक्स होगा। उसके अलावा अब म्यू जोन सा है वो इक्वल टू होता है mx.my ओवर mx प्लस m वाई। एम एक्स जोन सा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ एटम एक्स, एंड एम वाई इज़ अ मास ऑफ एटम वाई। अब हम लोगों ने यहाँ पे तो फ्रिक्वेंसी है V, अगर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इनटू वेव नंबर में तो हमारे पास क्या है, E इज़ इक्वल टू एच वी जोन सा है वो इक्वल होता है, V इज़ अ फ्रिक्वेंसी इक्वल होता है C बाई लैम्डा के। अगर हम लोग लैम्डा को बाहर निकाल दें तो होगा मल्टीप्लाई 1 बाई लैम्डा। अब 1 बाई लैम्डा जोन सा है वो इक्वल होता है
इट इज़ इनवर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इट इज़ इक्वल टू द वेव नंबर। इसके ऊपर थोड़ा सा एक स्लैश भी आएगा जो यहाँ पे मिस आउट है, एंड v इज़ इक्वल टू c वेव नंबर, ठीक है। उसके अलावा ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू को हम लोग, इस v की वैल्यू को जो सा है वो यहाँ पुट आउट कर देंगे, ठीक है। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ये स्लैश इसके ऊपर मिस है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। अच्छा, क्या होगा कि वी बार भी हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास वेव नंबर भी है, इज़ इक्वल टू 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई के बाई म्यू। अब ये जो वी बार है ये इधर ही रहेगा, सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो सी है वो बन जाएगी हुक्स लॉ की, जो कि इतनी सी है। मोर हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन को नहीं पढ़ना और नहीं देखना। v इज़ इक्वल टू 1/2 पाई सी और अंडर रूट स्क्वायर के ओवर म्यू। नेक्स्ट है कि जो पीछे हम लोगों ने के यूज़ किया उसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, एज अ फोर्स कांस्टेंट इज़ फिक्स फॉर डबल सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जितनी फोर्स हमें सिंगल बॉन्ड को लिखवाने के लिए रिक्वायर है वो सिंगल बॉन्ड चाहे सी के दरमियान में प्रेजेंट हो या CH के दरमियान में प्रेजेंट हो उतनी ही रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह फॉर सी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, v इज़ अ फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, एंड v बार या v नॉट इज़ अ वेव नंबर या इनवर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी भी हम इसको कहते हैं। म्यू इज़ अ रिड्यूस्ड मैस है। कॉन्जुगेशंस क्या करती हैं, लोअर कर देती हैं फ्रिक्वेंसी को। कॉन्जुगेशन क्या है, अल्टरनेटिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जब हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, या अल्टरनेटिंग डबल ओनली या अल्टरनेटिंग ट्रिपल बॉन्ड्स जब हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल दिस सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सी, दिस इज़ अ कॉन्जुगेशन के अल्टरनेटिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों। फ्रिक्वेंसी क्या है, इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी। हाँ जी, जितनी बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी फ्रिक्वेंसी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उसको स्ट्रेच करवाने के लिए, या उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे वो स्ट्रेच करेगा, ठीक है। अब क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की जब पीछे बात की तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, इसमें उससे कम थी। तो ये जो सा है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन, आयर रेडिएशन को जो सा है वो अब्जॉर्ब करेगा, और मोर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे जो सा ये पीक देगा इन अ स्पेक्ट्रम में, और ये जो सा लेस फ्रिक्वेंसी की आयर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके पीक दे देगा। इसी तरह सी जो सा सिंगल बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा लेस फ्रिक्वेंसी को जो सा है वो अब्जॉर्ब करके आयर रेडिएशन की लेस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके स्पेक्ट्रम में पीक दे देगा। इसी तरह जब हम आइसोलेटेड की बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये क्या है कि ये आइसोलेटेड, यानी कि अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो इसके दरमियान की जो रीजन की जो रेडिएशंस हैं आयर उनको अब्जॉर्ब करेगा और इसके दरमियान पीक देगा। इसी तरह कॉन्जुगेटेड में अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो वो उससे कम रेडिएशंस की आयर को अब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे पीक देगा। इसी तरह एरोमेटिक की बात करो तो एरोमेटिक जो सा है वो सबसे कम की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा और अप्रॉक्सीमेटली 600 के करीब जो सा स्पेक्ट्रम पे अपनी पीक देगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो सी हैं वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करती हैं एज़ कंपेयर टू द बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेच करने के लिए हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज़ कंपेयर टू उसको बेंड करने के लिए। मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द बॉन्ड एज़ कंपेयर टू द बेंड। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अकर एट अ हाई फ्रिक्वेंसी देन द बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की भी आगे से दो टाइप है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक में हम लोगों ने कल देखा, फॉर एग्जांपल ये सी है और इधर दो चीज़ें लगी हैं, जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सिमेट्रिक है, और इसी तरह जब ये सी और इधर दो एटम्स लगे हुए हैं तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ये हमारे पास एसिमेट्रिक हो जाएगा। अब सिमेट्रिक की बात करो तो सिमेट्रिक जो की स्ट्रेचिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास जोन सी है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक है हमने एक ही तरफ की जोन सा है एटम्स ने एक ही तरफ को जोन सा है वो मूव करना है, ठीक है। अब कॉमन एग्जांपल में भी आप देखेंगे जब आप लोगों ने दो चीज़ों को एक ही साइड पे मूव करवाना है तो आप लोग उसको ईजिली मूव करवा लोगे, लेकिन अगर हमारे पास वही दो चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं और हमने एक को आगे की तरफ मूव करवाना है और एक को पीछे की तरफ मूव करवाना है तो हमें
उस डायरेक्शन से हम एनर्जी को प्रॉपरली नहीं लगा सकेंगे, हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा एनर्जी जोन सी है वो लगवानी पड़ेगी उनको अपोजिट साइड्स पे मूव करवाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू उन दोनों चीज़ों को जब हम लोग सिमिलर साइड पे या एक ही साइड पे मूव करवाएं। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह इसमें है कि जो एसिमेट्रिक है वो क्या करेंगी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस वो ज़्यादा आयर की मोर फ्रिक्वेंसी की आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करके स्पेक्ट्रम या पीक देंगी। उसके अलावा जो सिमेट्रिक की बात करो तो वो उससे लेस की वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करके पीक देंगी। एंड बेंडिंग वाइब्रेशन जोन सी है वो सबसे लेस की आयर रेडिएशंस को जोन सा है वो अब्जॉर्ब करेंगे और उसको पीक देंगी। ठीक है, उसके बाद फॉर उस अगर हम लोग बार बार ये बात कर रही हूँ मैं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जोन सी हैं या बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कल सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग वगैरह को पढ़ा। तो हम लोग जब हमारे पास कोई भी मालिक्यूल होगा तो हम लोग किस तरह उसको, एक तो हमारे पास स्पेक्ट्रम से पता चल जाएगा, पिक से देखेंगे कि इसने कितनी पिक्स दी हैं और किस रीजन में दी हैं, और उस रीजन की पिक से हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मोर देन 1600 से ज़्यादा रीजन की पिक्स आई हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेचिंग की पिक्स आई, इसने मालिक्यूल ने हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस दी हैं। अगर लेस देन 16 से हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसने जोन सा है वो बेंडिंग वाइब्रेशंस की पिक दी हैं, इसने बेंडिंग वाइब्रेशंस की हैं जिसमें ट्विस्टिंग, रॉकिंग वगैरह हो सकता है। लेकिन हमें प्रॉपरली जोन सा है वर्कआउट करने के लिए या प्रॉपर उसको अपने प्रैक्टिकल वर्क में करने के लिए, उसके लिए उन्होंने कुछ फार्मूलाज बनाए हुए हैं। कुछ फार्मूलाज जो उनसे हैं वो हमारे पास बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर लीनियर मालिक्यूल की बात करो कि लीनियर मालिक्यूल कौन सा है वो किस तरह हमारे पास वाइब्रेशंस देता है, या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस उसकी कितनी आती हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस कितनी आती हैं, और वो टोटल कितनी वाइब्रेशंस हमारे पास देगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस जो उनसे हम लोग फाइंड करेंगे लीनियर मालिक्यूल के लिए। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, इट इज़ अ O2 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लीनियर मालिक्यूल। तो ये हमारे पास जोन सा है लीनियर में आएगा, और इसकी हम लोग फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग अ फार्मूला 3n-5। इसी तरह अगर स्ट्रेचिंग इसकी हम लोगों ने फिर 3n-5 से हमें फाइंड आउट तो हो जाएगा, 3 एटम्स हैं तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -5। ठीक है, 3 टाइम 9 -5 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या करेगा, टोटल 4 फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हमारे पास देगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इन 4 वाइब्रेशंस में देखना है कि वो कितनी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस दे रहा है और कितनी बेंडिंग वाइब्रेशंस दे रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए अलग से फार्मूला है n-1 जो सा है, इससे हम लोग निकाल लेंगे कि कितनी उस मालिक्यूल ने उस टोटल 4 फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस में से उसने कितनी स्ट्रेचिंग दी हैं। n-1 यानी कि 3 उसके n है, n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल। तो यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट है, 2 O है और एक C है। n-1 को जब हम करेंगे 2, इसका मतलब कि 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इसने दी हैं। इसी तरह नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस की जब बात करोगे तो 2 n की जगह 3 लगा देंगे -4। तो ये हमारे पास क्या है, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस देगा। टोटल 4 फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस देगा, जिसमें से 2 हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगी और 2 हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन होंगी। इसी तरह हम लोग किसी भी कोई भी लीनियर मालिक्यूल अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम उसके टोटल फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी बता सकते हैं, और कितनी वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस देगा और कितनी बेंडिंग वाइब्रेशंस देगा। आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशंस हम ये ईजिली जो है वो निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। उसके बाद फॉर नॉन लीनियर मालिक्यूल्स हैं, ऐसे मालिक्यूल्स जो लीनियर नहीं हैं, सीधे नहीं हैं, बेंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग वाटर की एग्जांपल को ले सकते हैं। वाटर जौन सा है हमारे पास बेंड फॉर्म में जौन सा है वो प्रेजेंट होता है। सॉरी, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इस तरह H2O। ठीक है, अब इसमें क्या है, नॉन लीनियर मालिक्यूल है। नॉन लीनियर मालिक्यूल में हमारे पास ये लॉनियर है, बेंट है। अब इसमें क्या है, इसकी मोड ऑफ वाइब्रेशंस हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग 3n-6। n अगेन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल। 3 एटम्स प्रेजेंट है, इसकी जगह हम लोग 3 लिख देंगे, 3 - 6। ठीक है, 3 3 आर 9, 9 - 6 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये टोटल कितनी वाइब्रेशंस देगा, 3 वाइब्रेशंस हमारे पास देगा। इसी तरह जब हम लोगों ने स्ट्रेचिंग निकालनी है तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस दे देगा, और 2 3 - 5
इज इक्वल 6 - 5 इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारे पास ये बेंडिंग वाइब्रेशन देगा। 3 फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस आएंगी इसकी टोटल, और 2 स्ट्रेचिंग होंगी, और 1 जो सा है बेंडिंग होगी, बेंडिंग वाइब्रेशन होगी इन केस ऑफ वाटर मालिक्यूल, जो कि हमारे पास एक नॉन लीनियर मालिक्यूल है। इस तरह हमारे पास अगर कोई भी नॉन लीनियर मालिक्यूल प्रेजेंट है तो हम उसकी फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी निकाल सकते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन के बारे में भी बता सकते हैं इजीली। ठीक है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन इज लेस देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। फोर्स कांस्टेंट जो सा है वो बेंडिंग वाइब्रेशन का जो सा है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। And this is an example. Calculate the number of stretching and bending vibration mode in case of ethane and benzene. ये आप लोगों ने खुद निकाला है, इट इज़ होमवर्क फॉर यू। तो ये कैसे इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास CH3 ईथेन हम इसको कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा है हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। अल्टरनेटिव, ये सॉरी कुछ सही नहीं बना ये इससे स्टाइलस से मेरे से। अच्छा, तो ये बेंजीन का है। बेंजीन हमारे पास, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प आउट कर देती हूँ, ये नॉन लीनियर है, इसके अंदर नॉन लीनियर आएगी हमारे पास, और ये हमारे पास जो सा है वो लीनियर है। तो इसके अंदर नॉन लीनियर के फार्मूलाज निकाल के आप फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं, और इसके भी नॉन लीनियर का फार्मूला लगा के इसके फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं, जो कि आप लोगों ने खुद निकालने हैं, और स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन मोड्स भी निकालने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन रूल फॉर आयर ऑब्जॉर्प्शन। आयर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए क्या सिलेक्शन रूल है? सबसे पहले तो पीछे लास्ट से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायपोल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, अब डायपोल मूवमेंट होती क्या है, जैसे कि पीछे मैंने आप लोगों को बताया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस प्रेजेंट है। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव है ये, एंड इट इज़ पार्शियली पॉजिटिव, एंड इट इज़ अ पोलर मालिक्यूल। ठीक है, इसी वजह से इसके अंदर डायपोल क्रिएट हो गया। डायपोल का मतलब है 2 पोल्स इसके बन गए। अब ये डायपोल मूवमेंट करेगी बाय अब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशन। बहुत सारे मालिक्यूल्स आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो मालिक्यूल जिनको आयर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के बाद जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनकी डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा, तो तभी हम वो आयर पे स्पेक्ट्रम देंगे और आयर एक्टिव होंगे। अदरवाइज अगर वो आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायपोल मूवमेंट में चेंज नहीं आ रहा, तो वो आयर एक्टिव नहीं होंगे, स्पेक्ट्रम पे कोई भी पीक नहीं देंगे। तो डायपोल मूवमेंट शुड चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन के दरमियान मालिक्यूल को आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशन, मालिक्यूल को ऑब्जॉर्ब करने के बाद ड्यूरिंग वाइब्रेशन के दरमियान डायपोल मूवमेंट में जो सा है चेंज ज़रूर होना चाहिए, मस्ट चेंज आना चाहिए। उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल। अगर कोई मालिक्यूल जो सा है वो सिमेट्रिकल है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में सिमेट्रिकल है, तो हमारे पास क्या है, ये आयर इनएक्टिव है। ये मालिक्यूल कुछ जौन सी रेडिएशंस हैं उन, फॉर एग्जांपल दिस एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड एच, दीज आर सिमेट्रिकल मालिक्यूल्स। लेकिन अगर ये क्या है कि कुछ जौन सा है ये रेडिएशंस को अब्जॉर्ब भी कर लेंगे बट डज नॉट गिव अ शॉर्प पीक, स्पेक्ट्रम पे जौन सा है वो शॉर्प पीक नहीं देंगे ड्यू टू इट्स सिमेट्री की वजह से, तो ये मालिक्यूल्स जौन से हैं वो क्या कहलाएंगे, आयर इनएक्टिव। ठीक है, अब क्या है कि अनसिमेट्रिकल मालिक्यूल्स, वो मालिक्यूल जो अनसिमेट्रिकल हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे देते हैं। सिमेट्रिक की जब ये होगा तो हमारे पास पीक नहीं देगा, लेकिन जब ये अनसिमेट्रिक होगा तो हमारे पास जौन सा है क्या है, पीक दे देगा हमारे पास स्पेक्ट्रम में एंड आयर एक्टिव करवा देगा। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल्स दैट आर प्रेजेंट इन आयर अब्जॉर्प्शन के लिए। फर्स्ट के डायपोल मूवमेंट में जस्ट मस्ट चेंज होना चाहिए आफ्टर अब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशन। सेंटर ऑफ सिमेट्री जौन सी है उनकी नहीं होनी चाहिए, वो आयर इनएक्टिव हो जाएंगे। इसको मालिक्यूल को मस्ट अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी मालिक्यूल जौन सा है वो आयर एक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्राफ, इट इज़ आल्सो अंडर द सिलेक्शन रूल। ये भी सिलेक्शन रूल के अंदर ही आता है कि नॉर्मल वाइब्रेशन मोड्स इन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो नॉर्मल वाइब्रेशन मोड्स आते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हम जब किसी भी चीज़ को हिलाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम की एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को पहले भी दी है,
इट्स अ पेंडुलम। जब हम लोग इसको हिलाएंगे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो क्या करेगा, मूव करेगा टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम हिलाते ही जा रहे हैं, हमने एक दफ़ा उसको हिला के उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ दिया है तो वो फ्रो एंड बैकवर्ड जोन सा है वो मूव कर रहा है। तो क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स, उसके अंदर एक फोर्स रीस्टोर हो गई है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है और उसके वाइब्रेशनल मोड्स आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको ज़मीन पे नीचे फेंका है ज़ोर से, तो क्या है कुछ देर तक वो बाल जोन सी है एक दो जोन सा पंचेस ऊपर और नीचे जोन सा है वो ज़रूर लगाएगी खुद ब खुद। क्यों लगाएगी, क्योंकि द रीस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जोन सी है वो प्रेजेंट होती है, इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पे भी यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जोन सी हैं मालिक्यूल्स की इज़ डिपेंड अपॉन या बेस्ड ऑन या हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है उसकी इतनी है, Cl इज़ लाइक अ स्प्रिंग की तरह मैं इसको बना देती हूँ। आफ्टर अब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशंस, आयर रेडिएशन को इसने अब्जॉर्ब किया है, इसकी लेंथ जोन सी है वो इतनी है। आफ्टर अब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशन जोन सा है वो क्या हुआ है कि मॉलिक्यूल जोन सा है वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया है। वो वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो दरमियान उसके दरमियान जो बॉन्ड है उसमें स्ट्रेचिंग आ रही है। कभी वो बॉन्ड जोन सा है वो इंक्रीज़ कर रहा है, कभी वो बॉन्ड जोन सा है वो डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि वो मूव कर रहा है, कभी इधर को मूव कर रहा है और कभी जोन सा बैकवर्ड मूव करके उसकी जोन सा है उसके दरमियान जो स्ट्रेचिंग फोर्स है या उसके बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो कम कर रहा है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। जब भी, और दूसरी बात ये कि जब भी दो मालिक्यूल्स जोन से हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी, उसका बॉन्ड बनता है उनके दरमियान और एनर्जी जोन सी है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। इन केस ऑफ ग्राफ यू कैन सी हियर इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको हम लोग एनर्जी कह रहे हैं। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारे पास ये होता है दो एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस। अगर हम लोग इस स्टेट की बात करें तो यहाँ पे एक ये इक्विलिब्रियम की लाइन आएगी, यहाँ पे इस स्टेट में हमारे पास क्या है, ये H है या हम इसको A या B भी कह सकते हैं, A की B का, लेट्स सपोज A एंड B, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इनका डिस्टेंस जो सा है वो इतना है। अगर हम लोगों ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है या आयर रेडिएशंस की अब्जॉर्बेंस की वजह से मॉलिक्यूल जो सा है वो डिस्टर्ब होकर वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो सी है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो कभी मूव करेगा अपनी इस पोजीशन तक और कभी जोन सा है वो यहाँ तक मूव करेगा, ठीक है। अब ये क्या है कि जब वो यहाँ तक, पहले तो वो यहाँ तक नॉर्मल था, ठीक है। अब जब वो क्या हुआ कि जब उसने उसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और आयर रेडिएशंस अब्जॉर्ब की, उनकी स्ट्रेचिंग में जोन सा है वो इंक्रीज़ आया और कभी उसकी स्ट्रेचिंग में जोन सा है वो हमारे पास डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इसके लिहाज से। हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा जिस तरह क्या मैंने बनाया। आफ्टर अब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, एक तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब मालिक्यूल जोन सा है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है A-B का है। जब मालिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन से उसका डिस्टेंस जोन सा है कभी उसकी स्ट्रेचिंग इंक्रीज़ करेगी और कभी उसके स्ट्रेचिंग के दरमियान हमारे पास डिक्रीज़ आएगा मालिक्यूल के दरमियान। तो दोनों केसेस में जब हमारे पास एक्सपेंशन होगी बॉन्ड की और जब हमारे पास कंप्रेशन होगी बॉन्ड की, जब बॉन्ड कंप्रेस करेगा और जब एक्सपैंड करेगा, दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, एनर्जी जोन सी है वो इंक्रीज्ड करेगी आफ्टर अब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशंस एंड डिस्टर्बिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है छोटा सा, WOSC इज इक्वल टू 1/2 पाई K/μ, जो कि हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था। ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। WOSC जिसको जो सा है वो ऑसिलेशंस को कह रही हैं, ऑसिलेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल या ऑसिलेशन ऑफ अ कंपाउंड जो अब्जॉर्ब कर रहा है आयर रेडिएशंस को, जिसको हम लोगों ने पीछे V से रिप्रेजेंट किया था इन केस ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑसिलेशन के साथ उसको रिलेट करके WOSC के साथ जो सा है वो कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने जैसे पीछे फिर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को पुट आउट किया था, यहाँ पे भी हम जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को पुट आउट
करेंगे तो क्या होगा कि WOSC बार यानी कि वेव नंबर और साथ में हमारे पास C आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/2 पाई K/μ। अब ये C कौन सा है, इस साइड पे नीचे आ जाएगा, WOSC बार 2 पाई C K/μ। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, छोटी सी एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि हम लोगों ने पीछे भी ट्राई की थी और जस्ट हम लोगों ने वेव नंबर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी के साथ। जस्ट हमारे पास वही फार्मूला है जो कि पीछे हम लोगों ने हुक्स लॉ में देखा था। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, एनर्जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल एनर्जी कौन सी है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, V + 1/2 HWOSC। OSC अगेन हमारे पास ऑसिलेशंस होंगी जो हमारे पास मॉलिक्यूल करेगा। V इज़ अ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी है या वाइब्रेशनल एनर्जी या वाइब्रेशनल मोशन है वो हमारे पास डिपेंड करती है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, और ये जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास शेल्स की बात करो तो क्वांटम नंबर वहाँ पे फिक्स है E, L, M एंड N क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यही हम लोगों ने बेसिक यहाँ पे एक इक्वेशन ही पढ़नी है, अदरवाइज श्योरेटिक में प्रॉपर इसकी बहुत बड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है लेकिन हमने उसको डिस्कस नहीं करना। हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे यही पॉइंट लेना है कि इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कौन सा होता है, A या B का डिस्टेंस कौन सा है, ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है तो उसका डिस्टेंस कौन सा है इतना। जब हम इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर देंगे तो इसके दरमियान कौन सा है वो एक्सपेंशन भी आएगी और कंप्रेशन भी आएगी। एक्सपेंशन का मतलब कि बॉन्ड का डिस्टेंस कौन सा है वो इंक्रीज भी करेगा और बॉन्ड का डिस्टेंस कौन सा है वो बहुत डिक्रीज भी करेगा, बिकॉज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर्ड इन इट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने सिलेक्शन रूल्स थे जो आज हम लोगों ने पढ़े, इज़ नॉट अ वेरी टफ 3 or 4 selection rules. It is also present in your syllabus and your chapter of IR spectroscopy. Thank you very much.